लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिगुल बज चुका है। चारों तरफ समीकरण बनाए जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन अपना कुनबा और मजबूत कर रहा है, जबकि इंडिया अलायंस अपने को जीत का दावेदार बता रहा है। लेकिन इससे पहले 5 राज्यों के चुनाव परिणाम, जिसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल हर बार माना जाता है, उसे इस बार बीजेपी ने 3 राज्यों में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बड़े राज्यों को जीतने के साथ ही फाइनल यानी फतेह कर लिया है। 2 छोटे राज्य तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी है। चलिए उससे अलग बिहार पे हम फोकस करते हैं। और एक कहावत भी है ना कि यूपी और बिहार से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। बिहार की 40 सीटें नई सरकार के लिए समीकरण तय कर सकती हैं। बीजेपी लगातार हिंदी पट्टी में अपना प्रभुत्व बढ़ा रही है। इसी के मद्देनज़र तीनों मुख्यमंत्री बिहार और यूपी के समीकरण को साधने के लिए अलग अलग समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव हों या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी विष्णु देव साय, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी, भजनलाल शर्मा जी हों। लेकिन इस बीच इंडिया अलायंस का दावा है कि बिहार में बीजेपी को एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। लेकिन राजनीति में हर दावे का अपना मतलब होता है और हर दावे की सच्चाई परिणाम के साथ खुल जाती है। जब तक परिणाम नहीं आते हैं, हर सीट 100 में से 100 जीतने यानी 100% जीतने की हर पार्टी की उम्मीद बरकरार रहती है और तब तक वो अपने अपने ढोल बजाया करती है। लेकिन परिणाम आते ही सबकी पोल पट्टी यानी सच्चाई सामने आ जाती है। उन समीकरणों से अलग हम गौर करें बिहार के 40 आगामी लोकसभा चुनाव पर, तो इसको लेकर नया समीकरण बनने को तैयार है। लेकिन बीच में पेच फंस रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और सीट बंटवारे का समीकरण क्या होगा, वो भी अलग है। चलिए वो भी हटा देते हैं। लेकिन पिछली बार से अलग इस बार जेडीयू, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, एमएलए, एमएल और पीसीआईएम और सीपीआई मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनावी राजनीति तैयार कर रही हैं। दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा छोटे दलों को मिलाकर और मजबूत हो रहा है, जिसमें बीजेपी, एलजेपी दोनों गुट और जितिन राम मांझी की हम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को शामिल किया गया है। ये सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी विषाद बिछाने में जुट गई हैं और हर तरीके से जाति से लेकर राजनीति तक साम दाम दंड भेद योजनाओं के मकर जाल उद्घाटन से लेकर ताकत दिखाने तक जुटे हुए हैं। लेकिन बिहार की 5 सीटें और भी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें तिरहुत इलाके की सीटें कहते हैं। इंडिया और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर में हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए का कब्जा है। वहीं सीतामढ़ी की सीट पर जेडीयू की जीत हुई थी। इस बार सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं, जबकि हाजीपुर की सीट पर रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में उनके पुत्र चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। पार्टी के बीच बंटवारा और अपना धड़ा जमाने की सियासत आप बखूबी देख समझ चुके होंगे। 2019 के चुनाव में वैशाली की सीट पर लोजपा की वीणा देवी चुनाव जीतने में सफल रही। हाल ही में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के करीबी आई और वहीं मुजफ्फरपुर शिवहर सीट पर भाजपा की झोली मजबूत रही है। वहीं अगर मिथिलांचल में देखें, वहां भी समीकरण कुछ बदल रहे हैं। हालांकि बिहार में जातिगत जनगणना और काम वाली बात यानी रोजगार वाले दावे भी चले जा रहे हैं। रोजगार और कुछ चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी हैं, लेकिन ज़मीनी समीकरण भी थोड़ा बदल जाते हैं। मिथिलांचल में मधुबनी, दरभंगा, झाझरपुर, समस्ती, उजियारपुर और सुपौल की 6 लोकसभा सीटों पर चुनावी खलबली शुरू हो गई है। भाजपा हो या जेडीयू या फिर राजद व कांग्रेस, सबने चौक चौराहे से लेकर खेत खलिहान तक अपने कार्यकर्ता या पन्ना प्रमुखों को भेजकर समीकरण साधने की कोशिश और तालमेल बैठाने
की सुगबुगाहट तेज कर दी है। मामला करीबी जाने की ओर बढ़ रहे हैं। एक तब इंडिया अलायंस बनते बनते बिगड़ रहा है, कभी फिर लग रहा है बन रहा है। एनडीए और इंडिया अलायंस की भी सीधी टक्कर में वाकई में मुकाबला रोचक होता नजर आएगा। लेकिन क्या जेडीयू और लालू जी के समीकरण सुधार पाएंगे? बहरहाल उजियारपुर पर भाजपा का कब्जा है। इस बार भाजपा को मधुबनी, दरभंगा और उजियारपुर में अपनी चुनौती को पेश करते हुए जीत बनाना है। वहीं पटना में मगध प्रमंडल की 7 लोकसभा सीटों में पाटलिपुत्र, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना साहिब, जहां पर पिछली दफा राजदा कम मतों के अंतर से जीतने से रह गई थी, वहीं इनमें से पटना साहिब, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद में भाजपा की जीत हुई थी। नालंदा, गया और जहानाबाद में जेडीयू के सांसद रहे। नवादा में लोजपा के चंदन सिंह को जीत मिली। पटना साहिब में भाजपा के हाई प्रोफाइल नेता रविशंकर प्रसाद की प्रतिष्ठा जुड़ी रही है। पाटलिपुत्र की सीट पर एक बार फिर भाजपा के रामकृपाल यादव और राजदा की मीसा भारती के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। अभी बहरहाल और पेच फंसे हैं कि इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे में कौन सीट किसके समीकरण में जाएगी और किसे मिलेगी, तभी पूरा समीकरण सेट हो पाएगा। और गठबंधन बन जाने के बाद क्या एक दल का दूसरे दल को मत ट्रांसफर होगा? अगर नहीं हुआ तब भी समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि ये जोड़ गणित नहीं है, ये रासायनिक समीकरणों का वाला राजनीतिक समीकरण है। जोड़ में 2 + 2 2 होते हैं, लेकिन रसायन शास्त्र में 2 रसायन मिलाने से कभी कभी तीसरा रसायन अपने आप बन जाता है। ऐसे ही राजनीतिक समीकरण हैं। 2 पार्टियां मिल जाने से एक उम्मीदवार कि 2 विचारधाराओं के बीच पिस कर तीसरी ओर भी जा सकता है। बहरहाल गया की सीट पर जितेंद्र राम मांझी की बखूबी बड़ी ही नज़र है। वहीं शरण मंडल में छपरा महाराजगंज लोकसभा सीट पर भाजपा का मजबूत कब्जा है, जबकि गोपालगंज और सिवान की सीट जेडीयू की झोली में है। इस बार मौजूदा सांसदों की वापसी और पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी वादों से लेकर चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। खेत खलिहान में बहस छिड़ चुकी है। बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। रोजगार से लेकर महंगाई तक हर तरफ बातें भी बढ़ रही हैं। बहरहाल बिहार में नीतीश कुमार, यानी जिन्हें तेजस्वी पलटू चाचा कहते थे, वो बीजेपी को झटका देकर उनके साथ पलट कर आ गए हैं। बीजेपी वादा खिलाफी की बात करती है, लेकिन अब तेजस्वी शांत है, क्योंकि चाचा का पलड़ा आकर उनकी सरकार बनवा चुका है। डिप्टी सीएम बैठे तेजस्वी यादव वाकई में समीकरण को मजबूत करके एक साथ आएंगे और नीतीश कुमार को पीएम बनाने की रेस में जो आगे हैं। लेकिन कुछ दल भी सहमत नहीं है कि कब नीतीश किधर अच्छा पद पाके पलटी मार जाएं, इस पर भी उन्हें विश्वास नहीं है। बहरहाल इसके बावजूद इंडिया गठबंधन में 2 मजबूत घटक दल राजदा और भाकपा माले की सीट पर भी नजर है, यानी सारण महाराजगंज में भाजपा को टक्कर देने के लिए दमखम से इंडिया अलायंस जुटा है। और इस तैयारी में भी उम्मीदवारों की और कौन किसके हिस्से में सीट जाएगी, इसकी अभी भी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है। वो भी पेच अलग से फंसा है। कोसी इलाके की माधोपुर, कटिहार, खगड़िया, पुरिया, किशनगंज और अररिया में एकमात्र अररिया लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। बाकी की 5 में से 4 पर जनता दल यानी जेडीयू और किशनगंज में कांग्रेस के सांसद हैं। इस बार भी चुनावी राह किसी दल के लिए आसान नहीं दिख रही। अलग हुए जेडीयू के तीखे तेवर के वजह से भाजपा बचाव की मुद्रा में है। वहीं जेडीयू के साथ आने का लाभ राजदा समेत इंडिया अलायंस को मिलने की पूरी संभावना है। माधेपुर लोकसभा सीट 2019 के चुनाव में राजदा और जेडीयू आमने सामने रही है। इस बार दोनों एक साथ हैं। क्या मत का आमने सामने टकराव वाला एक साथ आएगा? और शरद यादव इस दुनिया में अब नहीं रहे। भाजपा के लिए अपनी सीटें बचाने के अलावा बाकी की सीटें इंडिया अलायंस से छीनना यहाँ पर भी आसान नज़र नहीं आता है। एक और गोलाबंदी बन गई है बिहार के चंपारण इलाके में। जी हाँ, लोकसभा के चुनाव में चंपारण की
तीनों सीट पूर्व चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर पर इस बार किसका परचम फहराएगा, इसकी भी चर्चा चौक चौराहे खेत खलिहानों में जारी है। वाल्मीकि नगर में जहां जेडीयू के सुनील कुमार सांसद हैं, वहीं पूर्वी चंपारण में और पश्चिमी चंपारण में भाजपा का कब्जा है। ये वही चंपारण है जहां से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन में धाक जमाई थी। पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह सांसद हैं। इन तीनों क्षेत्र में इंडिया गठबंधन ने अपनी मजबूत तैयारी अभी से शुरू कर दी है। भाजपा भी अपनी इन सीटों को हर हाल में पाने की तैयारी में है। इसके लिए दोनों ओर से सामाजिक गोलबंदी की कोशिशें जारी हैं। जेडीयू के साथ होने से इंडिया अलायंस में ताकत है। बगल में इलाका पड़ता है पश्चिम बंगाल। ममता जी इंडिया अलायंस में भी ताकत लगा रही। इधर थोड़ा बहुत उनका भी असर है, लेकिन उतना नहीं है कि हार जीत तय कर सके। लेकिन राजनीति में हार जीत एक मत से तय होती है, तो एक मत भी सहारा नाम का काफी होता है। शाहाबाद के 4 लोकसभा क्षेत्र आरा, बक्सर, सासाराम और कराकाटा के चौपालों पर लोकसभा को लेकर चुनावी बहस अपने ही मुकाम पर होती है। इन चारों सीटों से 3 बार भाजपा का, 3 पर भाजपा। वही कराकाटा की सीट पर भाजपा की सहयोगी लोजपा की झोली में है और इस बार जहां रालोसपा ने एनडीए में बने रहने के प्रयास लगाए जाते हैं, वहीं भाजपा और जेडीयू के बीच असहज होती स्थिति आम लोगों में चर्चा का विषय बन गई है। मुकाबला आमने सामने जैसा है। आमतौर पर शाहाबाद की पहचान लड़ाकू मतदाताओं के इलाके की है। पूर्व मुख्यमंत्री जगजीवन राम से लेकर राम सुभाग सिंह और सूर्यदेव सिंह जैसे दमकर उम्मीदवार से इस इलाके में अपना माहौल और भाग्य आजमाते रहे हैं। इससे हम ताकतवरों की भी सीट कह सकते हैं। बहरहाल मोदी नाम की लहर में बिहार फिर बीजेपी फतेह कर पाएगी या इंडिया अलायंस का गठबंधन बीजेपी का सूफड़ा साफ यानी इस इलाके से बीजेपी को समेट देगा, वो तो समय की बात है। लेकिन मोदी लहर में 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत ने इंडिया अलायंस की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। बहरहाल फिर हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव के लेकर भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और बेगूसराय के इलाके में राजनीतिक तापमान बड़ी तेजी से चढ़ उतर रहा है। मुंगेर हो या भागलपुर, बांका की सीट हो, बांका यानी भोजपुर जिसे कहा जाता है, कि सीट पर जेडीयू का कब्जा है। इनमें भागलपुर और बांका में पिछले चुनाव में जेडीयू और राजद आमने सामने रही। जमुई की सीट पर लोजपा की पकड़ है यानी वहां पर जीत है। वहीं एकमात्र बेगूसराय में भाजपा के सांसद हैं। बिहार में सहयोगी दलों के साथ ही बीजेपी मजबूत है। सिंगल में वो वाला यूपी जैसा प्रभाव नहीं है। बेगूसराय में राजद और सीपीआई के बीच जिद में भाजपा को भारी जीत मिली थी, लेकिन यहाँ मतदाता बिखराव और टकराव, वोट बैंक अलग अलग दलों में बंटने से ही बीजेपी का फायदा होता रहा है। बहरहाल भागलपुर, बांका और मुंगेर पर भाजपा के उम्मीदवार कौन होंगे? क्या गठबंधन के बाद सहयोगी दलों से समीकरण मिलकर कुछ बिहार में नया बनेगा या बिहार में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे? बिहार में किसी की सरकार हो, फर्क इससे नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता केंद्रीय चुनाव में लगभग सामने चेहरा देखकर ही मतदान करता है। बिहार की हर लोकसभा सीट और देश की हर प्रमुख सीट्स का चुनावी समीकरण आपको विशाल की रिपोर्ट पर मिल जाएगा, उसे देखिएगा। अगर आपको समझ में आए तो उसके नीचे कमेंट करिएगा, कमियां हो तो बताइएगा, क्योंकि पत्रकारिता में पीएचडी की तैयारी के साथ हम नए समीकरणों पर भी तैयारी करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आर्थिक स्थिति का फाइनल ना निकाल पाएंगे, लेकिन इन समीकरणों से पीएचडी वाला रस तो निकाल ही लेंगे। विशाल की रिपोर्ट में अपने तथ्य अवश्य रखिएगा। आपकी राय हमेशा जो भी अच्छी, खराब या सुधार के लायक बतानी हो, सीधी सपाट कम शब्दों